लिखो, हेडिंग लिखो, सेट थ्योरी। सेट थ्योरी याद नहीं, 4 या 5 देख लेता नहीं, बगल में ही है अभी 5। अच्छा लिखिए हेडिंग सेट थ्योरी, ठीक है। अपने कॉपी का आखिरी पन्ना खोल लीजिए एक बार, और एक टास्क दे रहा हूं, इस टास्क को फटाफट पूरा करो, मेरे को आंसर चाहिए इसका। 2 आंसर लिखना है आपको। पहला आंसर लिखना है लिस्ट ऑफ 3 डेंजरस एनिमल अकॉर्डिंग टू यू, 3 डेंजरस एनिमल अकॉर्डिंग टू यू। एंड दूसरा आपको लिखना है लिस्ट ऑफ फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर। फटाफट लिखो। ठीक है, मेरे ख्याल में सबका आंसर आ गया होगा। पहले मुझे सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है। जनवरी, फरवरी, मार्च, सबका सेम। कितना इंटरेस्टिंग है ये। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार पूछते हैं। मासूम आप बताओ। टाइगर, लायन और तीनों डेंजरस है। वेरी गुड। क्रोकोडाइल, टाइगर, लायन। किस्मत अच्छा है कि एक तो कम से कम मैच हो रहा है। हर्षिता, लेपर्ड, लायन एंड डॉग्स। चलो ठीक है, फाइन। स्नेक, लायन और डायनासोर। अच्छा डायनासोर, ठीक है, डायनासोर मान के चलो। देखो अब इससे मैं आपको सिखाना क्या चाहता हूं, देखो कि कुछ कुछ लिस्ट ऐसा होता है कि जो अगर मैं कितने भी बड़े भीड़ को प्रिपेयर करने के लिए दे दूं ना, तो इंडिविजुअली हर पार्टिसिपेंट मेरे को सेम आंसर देगा। और कुछ कुछ लिस्ट ऐसा होता है जिसमें रूल का थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है, आप अपने हिसाब से खुद का डिसीजन ले सकते हैं। एंड एवरी मेंबर प्रेजेंट इन दिस क्लास विल गिव मी अ डिफरेंट आंसर। जैसे मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ डेंजरस एनिमल, तभी सबके हिसाब से मैं तो थोड़ा सरप्राइज था कि कॉकरोच, लिजर्ड, ये सब का नाम क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, उन लोग का भी नाम आ सकता था, आया बात समझ। स्पाइडर, मस्क्यूटो, ठीक है, तो कुछ कोई भी चीज का नाम आ सकता है। लेकिन मेन पॉइंट जो मेरे सिखाने का यहाँ पे ये था कि देखो कि 2 टाइप का लिस्ट दुनिया में होता है। एक जिसमें अलग अलग आदमी का आंसर अलग अलग होगा, ठीक है, और एक जिसमें किसी भी आदमी का आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम। आया बात समझ। जो फर्स्ट टाइप का लिस्ट होता है उसको हम मैथमेटिकली बोलते हैं कि इट इज अ कलेक्शन। क्या बोलते हैं बताओ, कलेक्शन। और जो दूसरा वाला लिस्ट है उसको हम लोग बोलते हैं सेट। क्या बोलते हैं उसको बताओ, सेट। अब पहले सोचते हैं कि कलेक्शन क्या होता है। तो कलेक्शन का मतलब ये है कि ये कोई एम्बिग्यूअस सा, वेग सा रूल होगा, जिस रूल के अकॉर्डिंगली आप लिस्ट प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे। एंड अगर मैं 5 आदमी को ये वाला टास्क दूं तो चांसेस है कि मेरे को 5 अलग अलग आंसर मिले। उस टाइप के कलेक्शन, मतलब उस टाइप के आप समझो कि सेट ऑफ एलिमेंट्स को, ये सब वर्ड्स मेरे को नहीं यूज करना चाहिए, सेट एंड कलेक्शन दोनों ही। आप ऐसा समझो कि उस लिस्ट को जो मैं 5 आदमी को दूंगा, 5 अलग अलग आंसर मेरे को मिल सकता है, उस टाइप की लिस्ट को क्या बोला जाएगा मैथमेटिकली, कलेक्शन। क्या बोलेंगे बताओ, कलेक्शन। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई मतलब सटीक सा रूल बता के दूं ना, जैसे मैंने बोला कि पहला 3 मंथ ऑफ द ईयर, ठीक है, अब मैं फिर से इसमें अगर ये बोलता ना कि 3 मंथ ऑफ द ईयर, तो फिर तो सबका आंसर अलग अलग हो सकता था। लेकिन मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर ही मेरे को चाहिए, तो सबका आंसर सेम आ रहा था। तो इस टाइप का जो भी लिस्ट प्रिपेयर होगा इसको हम लोग बोलते हैं सेट। और इसके डेफिनेशन में हम ऐसे बोलते हैं कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड मतलब एक वेल डिफाइंड रूल होना चाहिए, ठीक है। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। मतलब अ कलेक्शन या लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स prepared according to a well defined definite rule will be called as set. And if you are preparing the list of elements just following some vague rule, जिसका कोई मतलब कि फिक्सेशन नहीं है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कलेक्शन। आया बात समझ। कुछ एग्जांपल्स में दे रहा हूं, आप इसको सेट और कलेक्शन में डिफरेंशिएट करने का ट्राई कर। ओके, पहला, लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन दिस क्लास, कलेक्शन। क्योंकि जैसे ये लिस्ट बनाने के लिए मैं दूंगा, सबसे पहले अपना नाम लिख दोगे आप, अच्छा मैं तो हूं, बाकी का नहीं पता। अपना नाम लिख के फिर ऐसे देखोगे, अच्छा ठीक है कौन कौन है क्लास में बताओ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, कलेक्शन। फिर अगर मैं बोलूं कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस क्लास हुज नेम स्टार्ट्स विद लेट्स से लेटर एम, ये सेट होगा क्योंकि सबका आंसर सेम ही आना पड़ेगा। आया बात समझ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। क्लियर मेरे ख्याल में। आइए अब स्टार्ट करते हैं। थ्योरी वाला जितना पार्ट है ना, मैं बोलूंगा कि एकदम ध्यान मग्न होके आप बस मुझे सुनते जाओ। अगर इच्छा है कि नहीं सर ये सब मेरे को लिखना भी है, तब एक काम करना है, कॉपी का 2 पेज छोड़ देना, पीडीएफ जब आएगा तो वहां से देख देख के लिख ले, ठीक है। और जहां तक हमारे यहाँ का क्लास का बात है तो बस समझते हैं, क्वेश्चन जब बिगिन होगा वहां से हम लोग लिखना स्टार्ट करें स्टार्ट। तो सेट मैंने वैसे तो समझा दिया आपको, बट फिर भी ऑफिशियली एक बार डेफिनेशन पढ़ के देता। अब वेल डिफाइंड वर्ड का क्या मतलब होगा बताओ, डेफिनेट रूल। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, डेफिनेट रूल। फिर बोलो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, डेफिनेट रूल।
तो अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ऑलराइट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा सेट रिप्रेजेंट करने के लिए जिस आदमी को आप यूज करोगे वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, मतलब जो मसाला आएगा उसके अंदर में, जैसे आपको मैंने बोला कि लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर, तो उसमें मसाला क्या क्या आया, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो लिखते समय आपको क्या करना था, देखो कि ऐसा दो ठो कॉमा बनाना था। इसको वैसे आप कॉमन वर्ड्स में कर्ली ब्रैकेट बोल सकते हो, मैथमेटिक्स में इसको पैरेंथेसिस बोला जाता है। क्या बोलते हैं बताओ, पैरेंथेसिस। और पैरेंथेसिस के अंदर में आप लिखते हैं जनवरी, फरवरी और क्या लिखते हैं बताओ, मार्च। इस तरीके से आप इसको मेंशन करो और बाहर आप बोलते हैं कि दिस इज आवर सेट कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लेटर यूज कर सकते हैं। क्लियर मेरे ख्याल में। तो आगे देखो, द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन दीज पैरेंथेसिस एंड दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय व्हाट, कॉमास। एग्जांपल, लेट कैपिटल ए इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल वावल्स। तो वावल्स में कौन कौन आएगा, ए, ई, आई, ओ, यू। इस टाइप की चीज को हम लोग बोलते हैं बेसिकली सेट। ठीक है। फिर सेट को लिखते समय, ये सेट को देखते समय देयर आर सर्टेन बेसिक प्रोटोकॉल्स जो हम लोग को ध्यान में रखना होता है। एक एक करके उनको भी समझते हैं। सबसे पहले आप देखो कि मैं ये वावल वाले सेट का ही रेफरेंस लेता हूँ, ए कॉमा, ई कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा, यू। मान लो कि ये सारा का सारा है इसके अंदर। ठीक है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस सेट का एलिमेंट्स कौन कौन है, तो आप मेरे को क्या नाम बताओगे, बताओ। ए कॉमा, ई कॉमा, आई कॉमा, ओ कॉमा, यू। क्लियर। अब इन एलिमेंट्स में से, इनमें से अगर किसी को आप उठाते हो, मान लो कि आप ए को उठाते हो और कैपिटल ए से कंपेयर करते हो और कोई आपसे पूछे कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, ठीक है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर ये रिश्ता बिलोंग्स टू का कहलाएगा। किसका कहलाएगा बताओ, बिलोंग्स टू। इफ यू हैव पिक्ड अप एनी एलिमेंट व्हिच वाज पार्ट ऑफ द सेट, कोई भी सेट के अंदर का मसाला यदि आप उठाते हो और सेट के नाम से कंपेयर करते हो, तो आपको बोलना चाहिए कि ये बिलोंग्स टू होगा। क्या होगा बताओ, बिलोंग्स टू। और ऐसे ही कहीं से भी कोई आवारा सामान उठा लेते हो, मानो कि जेड उठा लिया, उसका ए से कोई रिश्ता है ही नहीं, कोई पूछे कि ये रिश्ता क्या कहलाएगा, तो आप बोलोगे कि ये कहलाएगा डज नॉट बिलोंग्स। क्या कहलाएगा बताओ। आप सेट के अंदर का कोई भी मसाला, कोई भी मटेरियल, कोई भी एलिमेंट उठा के सेट के ही नाम से यदि कंपेयर करेंगे तो उसमें हमेशा क्या आएगा, बिलोंग्स टू। और यदि मान लीजिए कोई सेट के बाहर का सामान है, उसको सेट के नाम से कंपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा बीच में क्या डालिएगा, डज नॉट बिलोंग्स। क्या डालिएगा बताइए, डज नॉट बिलोंग्स। क्लियर मेरे ख्याल में। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 कवर। ठीक है। सेट के अंदर के एलिमेंट को सेट से कंपेयर करोगे तो बिलोंग्स टू, बाहर का कुछ भी उठा के कंपेयर करोगे तो क्या बोलोगे, डज नॉट बिलोंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है कि सेट लिखते समय ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। ठीक है। जैसे कहीं कहीं पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जब हम बोलते हैं कि 4,5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सोचिए और 5,4 वापस से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से सोचिए। अब मेरे को बताइए कि 4,5 एंड 5,4 आर दे सेम पॉइंट्स, सेम लोकेशन के डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन। यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेट के अंदर में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं। आपको सेट ऑफ वावल्स लिखना है, आप ए, ई, आई, ओ, यू लिख लो अगर आप कंफर्टेबल हो तो। इफ यू फील लाइक कि नहीं यार ये पैटर्न मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को ना ये अच्छा लग रहा है, ए, आई, ओ, ई, यू, आप लिख दो, कोई बात। एंड इसका और इसका मतलब सेम ही माना जाएगा। कोई बच्चा बोले कि नहीं सर हमको तो ऐसे नहीं समझ में आता, हम तो उल्टा पढ़ते हैं, थोड़ा सा स्वैग आता है, देखते हैं कि अच्छा हमारा दिमाग कितना बढ़िया काम कर रहा है, तो वो लिखेगा यू, ओ, आई, ई, ए, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। सीधा लिखो, उल्टा लिखो, हैपहैजर्ड मैनर में लिखो, सब कुछ चलेगा। पैटर्न इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट व्हाइल राइटिंग अ सेट। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर, अब कोई मेरे को जवाब दे जनवरी, फरवरी, मार्च, चलेगा मेरे को। कोई बोले मार्च, फरवरी, जनवरी, वो भी चलेगा मेरे को। कोई बोले नहीं सर फरवरी, मार्च, जनवरी, वो भी चलेगा मेरे को। और सारा आंसर सेट के कॉन्टेक्स्ट में सेम ही माना जाएगा। दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। क्लियर मेरे ख्याल में। आखिरी चीज जो सेट लिखते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए वो ये है कि कभी भी अगर ऐसा सिचुएशन आए जिसमें आपको सेट के अंदर में किसी एक एलिमेंट को रिपीट करके लिखना पड़े, तो उस सिचुएशन को हमें अवॉइड करें। इस एग्जांपल से इस चीज को थोड़ा समझते हैं हम। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि A इक्वल्स टू लेटर्स ऑफ द वर्ड स्कूल, तो स्कूल वर्ड के अंदर पहले तो सोचो कि लेटर आता क्या क्या, S, C, H, O, O, L। जब इसको सेट में कन्वर्ट करोगे तो S ठीक है, C ठीक है, H ठीक है, लेकिन O 2 बार ठीक नहीं है। वो अगर मेन वर्ड में 2 बार था भी तो भी सेट लिखते समय उसको कितने बार यूज करना है, सिर्फ 1 बार, और कॉमा देके L और बात खत्म। ये आपका सेट हो आया। बात समझ, थोड़ा और प्रैक्टिस से समझते हैं इसको। क्लास 10 का आप लोगों का सबसे फेवरेट चैप्टर क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। ओके, TRIGONO, ट्रिगोनोमेट्री।
ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसके लेटर्स का आप एक सेट बनाओ, बोलो क्या आएगा उसमें? TRIGON, फिर MET आ चुका है, आ चुका है Y, ये क्या हो गया? ट्रिगोन में, मतलब हाँ सेट। मतलब इसके अंदर में कुछ भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसका हमको खास ख्याल रखना पड़ेगा। क्लियर मेरे ख्याल में? अब बताओ मेरे को सेट क्या होता था? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड शब्द का क्या मतलब है? एक फिक्स रूल होना चाहिए जिसके बेसिस पर कोई आदमी अंदर या फिर कोई आदमी बाहर, लेकिन वो रूल एकदम फिक्स होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसके सेट को लिखते समय क्या क्या प्रोटोकॉल मान के चलेंगे? सेट के अंदर का एलिमेंट बाहर के नाम से कंपैरिजन करने पे बिलोंग्स टू, बाहर का कोई भी आवारागर्द एलिमेंट बाहर के नाम से कंपेयर करने पे डज नॉट बिलोंग्स टू। लिखते समय ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा और कोई भी चीज को रिपीट करके नहीं लिखा जाए। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? ओके, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कि कोई चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है सेट के कॉन्टेक्स्ट में, उसका अलग अलग टाइप होता है। तो देयर आर 3 वेज इन विच यू कैन प्रेजेंट अ सेट टू एनीबॉडी। ठीक है। पहला वे का नाम है रूस्टर फॉर्म। क्या नाम है बताओ? रूस्टर फॉर्म। दूसरे वे का नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। तीसरे वे का क्या नाम है? वेन डायग्राम। एकदम शॉर्ट फॉर्म में अगर हम समझे तो रूस्टर फॉर्म सबसे रॉ फॉर्मेट। ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट्स को डायरेक्टली मेंशन कर दिया जाता है और एक दूसरे से कॉमा कॉमा देके सेपरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये जो हमने लिख रखा है ये एक्चुअली रूस्टर रिप्रेजेंटेशन ही है। ये जो हमने लिख रखा है यहाँ पे स्कूल, ये भी रूस्टर रिप्रेजेंटेशन है। जो मैंने यहाँ पे वावल का लिखा था ये भी रूस्टर रिप्रेजेंटेशन। तो इन रूस्टर रिप्रेजेंटेशन व्हाट यू डू कि जो भी आपको फील आता है कि ये सारा का सारा मेरे हिसाब से एलिमेंट होना चाहिए, यू मेंशन देम डायरेक्टली, सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमास। ठीक है। एंड बाहर आपके पास में कैपिटल लेटर जैसा प्रेजेंटेशन इसका पड़ा रहेगा। क्लियर मेरे ख्याल? ये हो गया आपका रूस्टर रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रिप्रेजेंटेशन क्या है बताओ यहाँ पर? सेट बिल्डर। ये मैं समझा देता हूँ, सबका डेफिनेशन भी दिखा दूंगा पहले, लेकिन आप समझ लो इसको अच्छे से। मान लो कि A इक्वल्स टू AEIOU, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसको कौन सा फॉर्मेट बोलेंगे बताओ? ये रूस्टर फॉर्मेट होगी। सेट बिल्डर फॉर्मेट का मतलब होता है कि यार इतना नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे कि A के अंदर कौन है तो A के अंदर X है, A के अंदर कौन है तो A के अंदर X है। पिछले बार जब कोई पूछे मेरे से कि A के अंदर कौन है तो मैं बोलूंगा कि AEIOU, लेकिन ये कौन से फॉर्मेट में काम करेगा? रूस्टर फॉर्मेट। आप लेकिन इसी चीज को यदि सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो एनी टाइम एंड एवरी टाइम आप बोलोगे कि A के अंदर कौन है, आप बोलोगे A के अंदर में X। अब आपको क्या करना है कि एक यहाँ पे देना है स्ट्रेट डंडी, वर्टिकल लाइन। आइदर यू कैन प्रेफर दिस और यू कैन प्रेफर दिस। इन दोनों को पढ़ा जाता है सच दैट। क्या पढ़ते हैं बताओ? सच दैट। अभी देखो A के अंदर कौन तो A के अंदर X। अब आपको क्या करना है कि X का एक ऐसा डेफिनेशन बनाना है खुद की तरफ से जिसको कोई विद्यार्थी, कोई टीचर, कोई आदमी यदि फॉलो करे तो उसको फॉलो करने के अंदर यही सारा का सारा सामान मिलना चाहिए। ठीक है। सोचो क्या लिख सकते हो? वेरी सिंपल, X इज अ वर्ब। हो गया। अब कोई आदमी यदि इस डेफिनेशन को फॉलो करके ये वाला सेट को फिलअप करके बनाने का ट्राई करेगा तो उसको तो यही वाला मिलेगा ना। आया बात समझ? तो जब कभी भी आप एलिमेंट्स को डायरेक्ट मेंशन कर देते हो, सेपरेटिंग देम फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा कॉमा कॉमा, दैट इज नोन एज रूस्टर फॉर्म। लेकिन अगर आप इस तरीके से एलिमेंट्स को डायरेक्टली मेंशन नहीं करते, सारे एलिमेंट्स के बदले लिखते हो टू X और उस X का ऐसा डेफिनेशन प्रोवाइड करते हो कि इसको फॉलो करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली ये वाला मिल जाए, तो इस टाइप के प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? रूस्टर प्रेजेंटेशन, सॉरी सेट बिल्डर प्रेजेंटेशन। क्या बोलेंगे बताओ? सेट बिल्डर प्रेजेंटेशन। क्लियर मेरे ख्याल में? रूस्टर में क्या होगा बताओ? एलिमेंट्स को डायरेक्टली लिखेंगे कॉमा कॉमा देके। सेट बिल्डर में क्या होगा? हम एक वेरिएबल का सहारा लेंगे और वेरिएबल का ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखेंगे अंदर में कि इसको फॉलो करने के अंदर, इसको अप्लाई करने के अंदर फिर से मेरे को ये वाला लिस्ट मिल जाए। तो ऐसे अगर वेरिएबल के हेल्प से लिखोगे तो इसको क्या बोला जाएगा? सेट बिल्डर फॉर्म। और डायरेक्टली एलिमेंट्स का नाम मेंशन कर दोगे तो क्या बोला जाएगा? रूस्टर फॉर्म। क्लियर मेरे ख्याल? चलो आगे यहाँ से। नेक्स्ट आता है वेन डायग्राम। इसको हम थोड़ा लेट से पढ़ेंगे। वेन डायग्राम आप समझो कि हम हर सेट के लिए फोटो बनाएंगे। क्या बनाएंगे बताओ? फोटो। ये हो गया डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ वेरिएबल, और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर। वी विल ड्रॉ पिक्चर्स फॉर ऑल द सेट्स। ठीक है। लेकिन ये हम बाद में पढ़ेंगे तो इसका मेंशनिंग अभी ज्यादा कुछ खास नहीं करूंगा मैं आपके लिए। चलेगा यहाँ तक? इसके आगे देखो, फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लो एक बार इसको। रूस्टर फॉर्म को कैसे लिखना चाहिए? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर डायरेक्टली रिटन inside these parentheses separated from each other by commas, then it is called as रूस्टर फॉर्म। एग्जांपल आप देख सकते हैं ये बात। आई होप अच्छे से समझ लिया हम लोगों ने इसको। चले आगे। रूस्टर के बाद में आता है सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे T गलती से लिखा हुआ। सेट बिल्डर फॉर्म
If for writing a set, we do not write all the elements directly, मतलब directly कुछ नहीं लिखना है. Instead, we use a variable x and specify its property to represent the set. Then it is called as set builder form. ठीक है, वापस से वही बावल वाला ही एग्जांपल ले लो आप. x such that x is a vowel. ये इस वर्टिकल डंडी की जगह आप डॉट डॉट भी यूज कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही. क्लियर मेरे ख्याल. नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सेट. ठीक है, यहां तक सारा क्लियर है. सेट रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका बताओ, क्या क्या था? रूसर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म और वेन डायग्राम. रूसर फॉर्म में क्या होगा? कॉमा कॉमा देके सेपरेट करके लिखोगे. फिर सेट बिल्डर में क्या होगा? वेरिएबल और उसका प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करके आप सेट बनाओगे. और वेन डायग्राम में क्या होगा? डायग्राम या फोटो बनाएंगे हम लोग. ठीक है, बाद में करेंगे उसको. नेक्स्ट आता है आपके टाइप्स ऑफ सेट. अब टाइप्स ऑफ सेट में 3-4 नाम है, मैं एक करके सारा पहले समझा देता हूँ, फिर हम डेफिनेशन पढ़ लें. सबसे पहला नाम है नल सेट. क्या नाम है बताओ? नल सेट. नल सेट का ही घर का नाम है एम्प्टी सेट, और उसके और मतलब क्या है कि क्लोज फ्रेंड्स लोग के ग्रुप का नाम है क्या? वॉइड सेट. एक आदमी का 3-4 नाम तो हो ही सकता है. किसी का नाम मान लो कि बाहर वाला हो गया, मान लो कि अक्षय नाम, घर में उसको बुलाया जाता है चुन्नू, और दोस्त लोग उसको अक्की अक्की बुलाते रहते. तो 3 नाम हो सकते हैं एक आदमी का. वैसे ही नल सेट एक आदमी है जिसका कितना नाम है टोटल हमारे पास में? 3. क्या क्या? नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. फिर से बताओ, नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट. अब जिसका इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है उसको पता चलेगा कि अच्छा ये तीनों वर्ड सिनोनिम जैसा है और तीनों का एक ही मतलब, खाली, जिसमें कुछ ना हो. आया बात समझ? हम इंसान हैं, हम किसी भी प्रकार का डिस्क्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं. जैसे मान लो कि मेरा मन कर जाए, मैं बोलूं कि यार ऐसा सेट बनाओ, ऐसा सेट बनाओ जिसमें 1 से भी छोटा नेचुरल नंबर आ जाए. बनाओ, सोचो उस सेट में क्या आएगा? 1 से भी छोटा नेचुरल नंबर. हाँ, नल सेट. क्या बात कर रहे? आया बात समझ? ऐसा घटिया डेफिनेशन अगर मैं दे दूंगा कि मेरे को एक ऐसा सेट चाहिए जिसमें नेचुरल नंबर आना चाहिए और 1 से छोटा नेचुरल नंबर आना चाहिए, तो कितना भी आप प्रयास कर लोगे, कितना भी आप कोशिश कर लोगे, उसमें कुछ आ नहीं पाएगा. आया बात समझ? मैं अगर आपको बोलूं कि एक ऐसा सेट बना के बताओ मेरे को जिसमें सारा का सारा दुनिया का इवन प्राइम नंबर आना चाहिए 2 के अलावा, बोलो क्या आएगा? प्राइम नंबर 2 को छोड़ के जो इवन है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है. 2 एकमात्र प्राइम नंबर है जो इवन है. आया बात समझ? तो पॉइंट इज कि इस टाइप का कोई भी मतलब समझ रहे हो कि वाहियात सा डेफिनेशन अगर दे दिया जाए जिसको फॉलो करते हुए जब आप एलिमेंट्स खोजोगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, तो उस प्रकार के सेट्स को हम क्या बोलेंगे बताओ? एम्प्टी सेट या नल सेट या फिर वॉइड सेट. क्लियर मेरे ख्याल में? ये हो गया पहला डिस्क्रिप्शन. नल सेट थोड़ा खासम खास आदमी, उसका थोड़ा सा अभी साथ में पढ़ा देता हूँ. पढ़ो इसको एक बार. एनी सेट दैट डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, मतलब डिस्क्रिप्शन होगा आपके पास में, लेकिन डिस्क्रिप्शन को जब फॉलो करोगे तो मिलेगा कुछ समान नहीं, आपको खाली मिलेगा आपको बस. ठीक है ना? तो उस टाइप के सेट को, खाली सेट को हम क्या बोलेंगे? नल सेट. आगे देखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल दिस. अब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग समान है. फाई क्या बोलते हैं इसको बताओ? फाई. दिस स्टैंड्स फॉर ओनली पैरेंथेसिस, मतलब फाई का मतलब ये होता है हम लोग के. ठीक है, जब जब दुनिया में फाई नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा तब तब हम फाई इक्वल्स टू ये वाला सोचें. ठीक है, लेकिन इसको लेके कंफ्यूजन है, उस पर मैं बात करूंगा. पहले आप एग्जांपल देख लो एक बार कि a इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1. कुछ तो आ नहीं पाएगा, तो a इक्वल्स टू क्या रहेगा? खाली. और इस सिचुएशन को यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट बाय 5. ठीक है, यहां तक ओके है सब कुछ? ओके. अब यहां पर आओ एक बार. इस वाले सेट में एलिमेंट क्या क्या बताओ? बी फास्ट एंड बी वोकल. क्या है एलिमेंट्स? 1, 2, 3. वेरी गुड. इसमें क्या है? इसमें क्या है? इसमें क्या है? 7. इसमें क्या है? कुछ नहीं. तो इसको आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? 5 से. लेकिन अगर कहीं पर यार ऐसा लिख दिया ना आप, तो इसका तुलना फिर इससे होगा. अगर 5 बिना आगे पीछे किसी प्रकार के ब्रैकेट को लगा के अगर आपने लिखा है ना, तो 5 विल स्टैंड फॉर एम्प्टी सेट. लेकिन अगर 5 के आगे पीछे कोई ब्रैकेट्स आ गया ना, then this will be treated as a set whose only one element is 5. जैसे इसमें it is a set having 3 elements. What are the elements? 1, 2, 3. This is a set having 2 elements. What are the elements? 2, 3. This is a set having only one element. What are the element? 5. This is a set having only one element. What is the element? 7. This is a set having only one element. What is the element? 5. And here the 5, it stands for null set. But ये वाला 5 ये null set को represent नहीं कर रहा. इसको लेके थोड़ा क्लियर है.
कि फाई के आगे पीछे किसी प्रकार का सजावट अगर नहीं लगाते हो, फाई को ऐसे खुल्लम खुल्ला अकेला छोड़ देते हो, तब तो वो नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन फाई के आगे पीछे यदि किसी प्रकार का सजावट लगा दिया, पैरेंथेसिस लगा दिया, देन फाई इज नॉट अ नल सेट। देन फाई इज रिप्रेजेंटिंग, या फाई इज बीइंग रिप्रेजेंटेड एज अ एलिमेंट ऑफ दैट सेट। ठीक है, तो यहां पर फाई का मतलब है नल सेट, लेकिन ये वाले फाई का मतलब क्या होगा? अ सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट एंड द एलिमेंट इज फाई, एंड द एलिमेंट इज फाई। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? थोड़ा पूरा कंफ्यूज मत करना आगे चल के। हाँ, एक और सिचुएशन पूछता हूं, जरा इसका बताओ। मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है 5,5 लिखा हुआ, इसको क्या पढ़ोगे आप? ये क्या सोचोगे मन में? ये एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट है, कौन कौन? 5 और 5। ठीक है, और 5 यहां पर नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं। नल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 के आगे पीछे कोई भी प्रकार का सजावट नहीं होना चाहिए, तब ये नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। बाकी सारे सिचुएशन में 5 विल बी ट्रीटेड एज अ वेरिएबल। लाइक जैसे ऐसे होता है ना, मान लो कि ऐसा मैं बोल दूं, जैसे A, B लिखा हो, तो इस सेट में कितना एलिमेंट है बताओ? 2। कौन कौन? A, B। अगर मान लो कि अकेला ऐसा लिखो X, इस सेट में कितना एलिमेंट है? 1। कौन है वो? X। वैसे ही इस सेट में कितना एलिमेंट है? इसमें हट जाता हूं, रुको, इस 1। और कौन है वो? 5। इसमें कितना एलिमेंट है? कौन है वो? 5 और 5। ये कंफ्यूज मत कर। क्लियर मेरे ख्याल में? फिर नल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट के बाद में नेक्स्ट आता है सिंगलटन सेट। क्या आता है बताओ? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब ये हो गया कि ऐसा सेट जिसमें केवल और केवल एक एलिमेंट आ सके, केवल और केवल एक एलिमेंट आ सके, केवल और केवल एक एलिमेंट आ सके। क्लियर मेरे ख्याल में? एक एग्जांपल देता हूं, नेचुरल नंबर लेस देन 2, 1, होल नंबर लेस देन 1, ब्रह्मांड में आ पाने वाला इवन प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही है, तो 2 है बात समझ। क्लियर मेरे ख्याल में? यहां तक कोई परेशानी कहीं पर भी? चलें आगे। ओके, एक और दे सकते हैं क्या? लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ज्यादा खतरनाक पूछ लिए। इंदिरा गांधी, बस, और तो कोई हो नहीं पाया अभी तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सिंगलटन सेट। तो कोई भी ऐसा डिस्क्रिप्शन जिसको एक्सप्लोर करने के बाद में लास्ट में आपको सिर्फ वन एलिमेंट कंटेनिंग सामान मिले, तो उस चीज को हम लोग सिंगलटन सेट बोले। सिंगलटन सेट क्लियर? किसको बोलते हैं सिंगलटन? जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट आता हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगलटन। सिंगलटन सेट के बाद में आता है आपके फाइनाइट सेट। क्या आता है बताओ? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है कि छोटा या बड़ा कैसा भी सेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो एलिमेंट्स है वो काउंटेबल होना चाहिए। द फाइनल आंसर ऑफ काउंटिंग में बी वेरी लार्ज। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वेरी लार्ज, ठीक है, बट इट इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि काउंटिंग इज पॉसिबल। अगर आप ठान लो कि नहीं मेरे को काउंट करना ही है कि कितना लोग हैं इंडिया में, तो हम बोल सकते हैं कि इट इज काउंटेबल, काउंट कर पाएंगे उसको। हेंस इट विल बी कॉल्ड एज या कैटेगराइज्ड एज फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट के बाद में आता है इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ ट्रीज इन इंडिया। अभी ये चीज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई, नंबर ऑफ राइस सीड्स इन वन बैग ऑफ राइस। सोच के देखो, करते करते मतलब समझ रहे हो, इरिटेट हो जाओगे आप। तो ऐसा कोई भी चीज जिसका काउंटिंग करना ही नहीं पॉसिबल हो सके, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनफाइनाइट सेट। जिसका काउंटिंग कर पाए, काउंटिंग का आंसर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग? फाइनाइट सेट। क्लियर मेरे ख्याल में? यहाँ तक ओके। अब देख लेते हैं फटाफट। नल तो क्लियर था मेरे ख्याल में, और सिर्फ नल के पास ही ऐसा स्पेशल सिंबल है और किसी के पास नहीं, ठीक है। सिंगलटन का डेफिनेशन देखो, एनी सेट हैविंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। एग्जांपल बताओ, क्या देख सकते हो? इवन प्राइम नंबर। फिर फाइनाइट सेट मतलब अ सेट हैविंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और कैपिटल ए इक्वल्स टू एलिमेंट्स ऑफ क्लास 10। अच्छा, एलिमेंट्स नहीं, सॉरी, ये स्टूडेंट्स होना चाहिए था, ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 इन गुवाहाटी। अब देखो, ये भी कोई छोटा मोटा नंबर नहीं होगा, लेकिन अगर हम ठान लें कि कितना बच्चा था तो काउंट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। फिर इनफाइनाइट सेट मतलब अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। क्लियर मेरे ख्याल में? इनफाइनाइट सेट के बाद में आता है, देखो ये कुछ स्पेशल सिंबल्स, इनका बस मीनिंग आप याद रखें। कहीं पर भी अगर कैपिटल एन लिखा हुआ तो क्या सोचोगे बताओ? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक और बात याद रखना है कि 1.2, 1.3, 1.5 ये सब नहीं आता। 1 के बाद में अगला नेचुरल नंबर कौन सा है? 2, 2 के बाद वाला कौन सा है? 3, 3 के बाद क्या है? 4, और ये ऐसे चलता जाएगा बस। फिर डब्ल्यू का मतलब हो गया होल नंबर्स, 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। उसके बाद में आता है इंटीजर। इंटीजर के लिए दो सिंबल है, या तो आई या फिर जेड।
ये i बाई z नहीं है, i या फिर z। ये हो गया इंटीजर। इंटीजर में कौन कौन आ जाएगा, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। एक और तरीके से लिख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट डॉट 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 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये तरीका भी चलता है कभी कभी। नेक्स्ट आता है क्यू। क्यू का मतलब हो गया रैशनल नंबर। फिर ये क्यू डिग्री नहीं है, क्यू के पावर में सी जैसा लिखा हो, क्यू के पावर में है लेकिन क्यू सी नहीं है, वो क्या है, वो क्यू पावर सी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, इरेशनल नंबर्स। और लास्ट की आर। आर का मतलब क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके अलावा एक आखिरी चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटी। क्या बोलते हैं बताओ, कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है कि किसी भी एक सेट में आने वाला टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उस सेट का कार्डिनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि वावल्स का बात करें, तो वावल वाले सेट में ओवरऑल एलिमेंट्स कितना आ रहा था, 5 आ रहा था, तो उसका कार्डिनैलिटी 5 हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द ईयर, उसमें कितना एलिमेंट आ रहा था, 3, तो उसका कार्डिनैलिटी 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। एक बार इसको रीड करो। कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट, इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। फाइन एग्जाम्पल, ये फिर से डेफिनेशन ही हो गया। देखो कैपिटल ए इक्वल्स टू मान लो कि ए आई ओ यू, और मेन चीज है ये लिखने का तरीका, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ए है ना, तो आप बोलोगे एन ब्रैकेट के अंदर में ए। इस सिंबल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए, और कितना इस सिचुएशन में 5, सो इट विल बी इक्वल्स टू 5। क्लियर मेरे ख्याल में। यहाँ पे आके थ्योरी आपका हो जाता है रैप अप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। चलो देखो फटाफट। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस इज नॉट अ सेट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा ये आपको सोचना है, और मैं आपको इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका बताता हूं। आप बस ये सोचो कि कौन से सिचुएशन में आपका लिस्ट और आपके दोस्त का लिस्ट सेम होगा पक्का। जिसमें होगा वो सेट है, और जिसमें आपको लगता है कि नहीं दोस्त का लिस्ट अलग हो सकता है, वो सेट नहीं है। पहला बताओ, मोस्ट टैलेंटेड ऑथर्स ऑफ इंडिया कलेक्शन, ये सेट नहीं। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ लेटर एम, सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम -2 to 20, सेट। कलेक्शन ऑफ बेस्ट टेनिस प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड, कलेक्शन। क्लियर मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रूस्टर फॉर्म। मतलब आपको डायरेक्ट एलिमेंट्स को मेंशन करना। जरा डिस्क्रिप्शन को देखो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n से आना चाहिए। फिर बोल रहा है कि x का वैल्यू 4 और 10 के बीच में होना चाहिए। 4 को टच नहीं कर सकते हो, 10 को टच कर सकते हो। क्या आएगा बताओ, 5, 4 तो ले नहीं सकते। फिर 6 7 8 9 10, लिखते भी जाना साथ साथ। ये हो गया आपके पहले पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ, ARITHMEC, ये हो गया आपके दूसरे पार्ट का आंसर। सेकेंड पार्ट तक हो गया सबका। थर्ड वाला सोचो एक बार। थर्ड वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर लेना है, और ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जिनका स्क्वायर का वैल्यू 5 और 50 के बीच में है। तो 1 से स्टार्ट करो एक बार। 1 का स्क्वायर बताओ, लेकिन वो तो 5 से छोटा है, इग्नोर। फिर 2 का स्क्वायर 4, वो भी 5 से छोटा है, इग्नोर। 3 का स्क्वायर 9, ये आ रहा है अपने रेंज में, तो कितना आ जाएगा बताओ। पहला एंट्री आया 3, फिर 4 5 6 7 तक चलेंगे शायद, 8 पे जाके रुकना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी का आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट बताओ, 4 नंबर। इस बार ध्यान देना कि आई लेना है आप, मतलब इंटीजर ले सकते हो, और स्क्वायर जो है वो आपका क्या होना चाहिए, 20 से छोटा। तो एक बार पहले 0 से स्टार्ट करो। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर 20 से छोटा ही होता है शायद। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 20 से छोटा, फिर 2, फिर 3, 4 भी ले सकते हैं शायद। 5 ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। अब यहाँ पे देखो कि अगर नेचुरल होता ना तो यही आपका आंसर होता बस, लेकिन अगर इंटीजर मेंशन्ड है तो स्क्वायर करने पे जो हाल पॉजिटिव नंबर्स का होगा, स्क्वायर करने के बाद वही हाल नेगेटिव नंबर्स का भी होगा। सोच के देखो, इसीलिए जो आपका आंसर है उसमें हर जगह आपको लगाना पड़ेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला नेचुरल होता तो हम ये प्लस माइनस वाला ड्रामा नहीं करते, तब हम सिर्फ प्लस वाला ही लेते। क्लियर मेरे ख्याल में, ये वाला। चले आगे। नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन को सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, इंटू करने पे 6, माइनस करने पे 1,
तो मेरे ख्याल में एक्स स्क्वायर माइनस थ्राइस एक्स प्लस ट्वाइस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। इनमें से एक्स कॉमन, इनमें से प्लस 2 कॉमन इज इक्वल्स टू में 0। सो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स इक्वल्स टू ये तो 3 आएगा और ये एक्स इक्वल्स टू -2। ठीक है, तो आपके इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ? 3 कॉमा डन। नेक्स्ट देखो, x is a 2-digit number such that sum of its digits is 6। बोलो तो ऐसा पहला नंबर कौन सा हो सकता है? ये पहला नहीं, किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते। मैं एक तरीका बताता हूँ, आप उसी को फॉलो करने का ट्राई करना। मैंने एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन पहले माइंड में इमेजिन कर रहा हूँ। वो एक्सट्रीम सिचुएशन होगा मेरे ख्याल में 60। 2 डिजिट रखना है तो 2 डिजिट रख लिया। सम को 6 करना है तो आप एक काम करोगे, पूरा 6 टेंस प्लेस पे दे दो और यूनिट प्लेस पे 0 रख दो। अब क्या करो कि धीरे धीरे टेंस प्लेस को छोटा करते जाओ और धीरे धीरे वंस प्लेस को बढ़ाते जाओ। तो नेक्स्ट नंबर कुड बी 51, नेक्स्ट कुड बी 42, नेक्स्ट कुड बी नेक्स्ट 24, नेक्स्ट 15। अब देखो 06 भी एक आपके मन में विचार आए, लेकिन 06 2 डिजिट का है कि 1 डिजिट का, इसलिए उसको नहीं ले पाओगे, तो आपको यहीं पर स्टॉप करना। ये आपका आंसर। डन। मैथमेटिक्स का ट्राई करो फटाफट। M A T H E, M तो दोबारा नहीं लेंगे, A भी नहीं लेंगे, T भी नहीं लेंगे, I लेंगे, C और S। ये आपका आंसर। स्टैटिस्टिक्स का ट्राई करो। S T A, T इग्नोर I, S इग्नोर, T इग्नोर, I इग्नोर, C S इग्नोर, स्टैक। ठीक है, 9 नंबर का बताओ। अ होल नंबर लेस देन 5, 0 1 2 3 और 10 नंबर का बताओ। इंटीजर होना चाहिए और -4 से लेके 6 के बीच में होना चाहिए। बोलो। और -4 को टच नहीं करना। बोलो। -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 तो टच कर सकते हो। चलेगा, बढ़े आगे। नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म के लिए एक खास बात मैं बताता हूं, उसको पहले ध्यान से सुन। रूस्टर फॉर्म में ना कोई स्टूडेंट चाहे कैसे भी अटेम्प्ट करे आंसर को, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। 2 आंसर आने का कोई चांस नहीं। ठीक है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में क्या है कि अलग अलग स्टूडेंट का आंसर अलग अलग हो सकता है, एंड इन अ गिवन सिचुएशन यू ऑल मे बी राइट। आया बात समझ? क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है कि पहले वेरिएबल चूज करना है अपने मर्जी से, और फिर वेरिएबल का प्रॉपर्टी इस तरीके से आपको डिस्क्राइब करना है कि लास्ट में जब उस प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाए तो लिस्ट ऑफ नंबर सेम निकल के। अब वो जो प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है ना, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि सारे स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन सेम है। 2 अलग अलग स्टूडेंट का डिस्क्रिप्शन 2 अलग अलग तरीके से आ सकता है, एंड बोथ डिस्क्रिप्शन माइट लीड टू द सेम आंसर। क्लियर मेरे ख्याल में? तो इसमें अपना आंसर वेरी कर सकता है। हालांकि अभी का जो क्वेश्चन है वो तो मेरे साथ ही करो तो सबका सेम ही रहेगा, बाकी यू माइट गेट अ डिफरेंट आंसर एंड यू मे ऑल्सो बी करेक्ट, योर फ्रेंड मे ऑल्सो बी करेक्ट। ऑलराइट, और पहला क्वेश्चन देखो एक बार, और हर एक क्वेश्चन के लिए पहले आप दिमाग में ये इमेजिन करना कि इसके अंदर में जो नंबर्स आएगा ना वो होगा कौन कौन, और फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी प्रॉपर्टी कैसे डिस्क्राइब कर। बताओ मेरे को, द काउंटिंग नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड लेस देन 50। सबसे पहले काउंटिंग नंबर का क्या मतलब? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का ही एक और नाम काउंटिंग नंबर आप बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गिनती करने के लिए गिनती कहां से स्टार्ट होगा? आप 1 से, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 3, फिर 4, फिर एंड सो ऑन। तो काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर का बात चल रहा है। फिर ये बोल रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ 6 और लेस देन 50। तो आप बताओ कि आपका नंबर्स क्या क्या होगा? 6, 12, 48। वहां रुक जाओगे शायद। अब अगर इन सारे के अंदर में कोई एक कॉमन फॉर्मेट अगर मैं डिस्क्राइब करना चाहूं तो कैसे कर सकते हैं बताओ? मेरे ख्याल में 6 into 1, 6 into 2, 6 into 3, 6 into 4, 6 into 5, 6 into 6, 6 into 7, 6 into 8 पे जाके हम रुक गए। आया बात समझ?
अब ये जो मैंने आपको बोला, इसके बेसिस पर आप देखो कि मैं रूल्स कैसे डिसाइड कर सकता हूं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कैपिटल A इज इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू, हर बार मेरे को 6 इंटू समथिंग दिखाई दे रहा था, तो मैं इसको लिख दूंगा 6k। k का वैल्यू मेरे कहां से कहां तक जा रहा था, 1 से लेके 8 तक। ये चीज मैं बगल में मेंशन करूंगा, देखो k का आंसर 1 से लेके 8 तक जाना चाहिए। लेकिन अगर ऐसे बस मेंशन करके छोड़ दोगे तो 1 से लेके 8 के बीच में तो बहुत सारा नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो आता ही है, 1.1 1.2 1.5 2.2 2.5 ये सब भी तो आता है। लेकिन वो सब आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। इसको मेक श्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि बगल में लिखो कि k बिलोंग्स टू नेचुरल। आया बात समझ? अब यदि आप ये सारा रूल इसमें इंप्लीमेंट करते हो ना तो ऑटोमेटिकली यू विल गेट की ऊपर वाला लिस्ट आपके पास में आ जाए। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूंगी हो जाएगा। सेकेंड वाला देखो, द फ्रैक्शंस whose numerator is 1 and whose denominator is a counting number, again counting number मतलब natural number, less than 10। can you tell me कि क्या आएगा एक्चुअली इसमें? नंबर्स बताओ मेरे को सेट बिल्डर फॉर्म नहीं चाहिए, आप रूस्टर फॉर्म बताओ। 1/1 1/2 1/3 1/4 1/1 रुक जाना यहाँ पे। 1/10 बोलोगे कि नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे, ठीक है। कहां से कहां तक वेरी कर रहा है और कौन वेरी कर रहा है? न्यूमरेटर तो हर बार 1 है, डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है कहां से कहां तक? 1 से लेके 9 तक। अब इस चीज को देखो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, x सच दैट x इक्वल्स टू, आई नो कि 1 बाय समथिंग के फॉर्मेट में आना चाहिए, वेरिएबल बस नीचे वाला है, और वेरिएबल का वैल्यू कहां से कहां जाना चाहिए आपका? 1 से लेके 9। लेकिन अगर बस ये बोल के अगर छोड़ देते हो तो फिर दिक्कत है, फिर 2.5 2.3 ये सब ऐसा नंबर है बीच में जो हमको नहीं चाहिए। तो उसको ठीक करने के लिए आपको बोलना होगा कि k बिलोंग्स टू n ले लो, सही हो जाएगा। डन मेरे ख्याल में। थर्ड वाले में देखो, थर्ड वाले में डायरेक्टली आपको नंबर से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ बताऊं? 1/2 2/3 3/4 डॉट 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 9/10। क्लियर है? फर्स्ट वाले का जब आप लिस्ट ऑफ नंबर्स मेरे को बता रहे थे तो फर्स्ट वाले का नहीं, सॉरी सेकंड वाले का, तो न्यूमरेटर में तो हर बार 1 था एग्जैक्टली। आप डिनोमिनेटर में कहां से स्टार्ट हो रहा था? 1 से, और कहां तक जा रहा था? 9 तक। आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं? लेकिन इसमें आप चेक करो कि न्यूमरेटर फिक्स है या डिनोमिनेटर फिक्स है, या दोनों चेंज हो रहा है? दोनों चेंज हो रहा है। और चेंज होते हुए भी इनके बीच में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हर बार मेंटेन्ड है। क्या है वो बताओ? कि एवरी टाइम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दे हैव अ डिफरेंस ऑफ 1। न्यूमरेटर इज 1 मोर देन, सॉरी डिनोमिनेटर इज 1 मोर देन न्यूमरेटर। इसको कैसे लिख सकते हो आप? इसको आप देखो ऐसे लिख सकते हो, a इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x इक्वल्स टू, ऊपर अगर k लगाते हो तो नीचे आपको लगाना चाहिए k प्लस 1, क्योंकि नीचे वाला एक ज्यादा होगा आपका। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है आपका वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है वो देखो, 1 से लेके 9 तक वेरी कर रहा है। तो इस बात को मेंशन कर दो यहाँ, k लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 9 कॉमा k बिलोंग्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर n। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? डन। 4 नंबर वाला मेरे ख्याल में 1 नंबर के जैसा ही है। कैन यू टेल मी कि क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? सोचो, बोलो। जो ये था वही ये है। गुड, आगे बताओ। k बिलोंग्स टू, या k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल्स टू 5। 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12 16 एंड 20, तो 5 तक जा रहा है। और एक बात क्या मेंशन करना पड़ेगा? ये बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है। 5 नंबर का बताओ, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, x such that x इक्वल्स टू क्या? न्यूमरेटर इज फिक्स 1, सो 1 बाय क्या होगा बताओ? k स्क्वायर होना चाहिए। सोच के देखो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अच्छा, इसका कोई एंडिंग पॉइंट है कहीं जाके ये रुक रहा है कि नहीं रुक रहा? नहीं रुक रहा। तो जैसे पहले आप बोलते थे ना कि k का वैल्यू 1 से 5 के बीच में होना चाहिए, 1 से 9 में होना चाहिए, 1 से 9 में होना चाहिए, 1 से 8 में होना चाहिए। इस बार आप बस इतना ही बोलोगे कि k नेचुरल होना चाहिए, किसी के बीच में नहीं मेंशन करोगे, फिर रुकना तो है नहीं आपको कहीं पर भी। आया समझ? अगर n बोल के छोड़ दिया तो n का सबसे पहला वैल्यू क्या यूज करोगे? 1, उस टाइम पर आपको मिलेगा 1/1 पहला 1। दूसरा वैल्यू क्या यूज करोगे? 2, उस टाइम पर मिलेगा 1/4।
3 यूज करोगे तो मिलेगा 1/9, 4 यूज करने पे मिलेगा 1/16, 5 यूज करने से मिलेगा 1/25, और सिंस हमको 1/25 पे स्टॉप नहीं करना है, डॉट 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 दिया हुआ है, सो दिस थिंग हैज टू कीप गोइंग, उसके लिए आप n बिलोंग्स बोल के छोड़ दो। अच्छा आगे बढ़ रहे हैं यहां से, इसको देखो फटाफट, इसमें थोड़ा सा एक मिस्टेक है टाइपिंग का, ये होना चाहिए था मेरे ख्याल में 5। अब आप सोच पाओगे बहुत आराम से, बोलो प्राइम नंबर्स, तो क्या हो जाएगा डिस्क्रिप्शन आपका, b इक्वल्स टू बोलो x सच दैट x इज अ प्राइम। नेक्स्ट बताओ c इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ कौन है, अल्फाबेट्स में 2 पार्ट होता है, वावल्स और कॉन्सोनेंट्स, क्या बोलते हैं बताओ, कॉन्सोनेंट्स, तो x इज अ कॉन्सोनेंट्स। अच्छा डी का बताओ क्लास वाले का, लिख रहा हूं ध्यान से सुनो। एक तरीका तो हो सकता है कि डी इक्वल्स टू आप बोलो कि x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2k कॉमा k इज बिटवीन -1 and 1 कॉमा k बिलोंग्स टू, इस बार इंटीजर बोलना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव भी ले लिए, तो -1 डालोगे तो -2 आ जाएगा, 0 डालोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 डालोगे तो 2 आ जाएगा। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है मेरे ख्याल में। एक और तरीका सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से याद रखें। मान लो कि कैपिटल A इज इक्वल्स टू ऐसे रैंडम 3 और 31 लिखा हो, इसका क्या करो सेट बिल्डर के लिए, तो इस टाइप के रैंडम सिचुएशन में जहां आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, आप क्या कर सकते हैं, देखिए कैपिटल A इज इक्वल्स टू आप लिखिए x सच दैट इन दोनों नंबर से एसोसिएटेड इक्वेशन बना दो, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 31 इज इक्वल्स टू 0। तो यदि आपके पास में कोई ऐसा ऊटपटांग रैंडम सेट ऑफ नंबर्स है जिसको लेके आपको कोई पैटर्न कोई रूल कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो आप क्या कर सकते हैं कि x माइनस पहला नंबर इंटू एक्स माइनस दूसरा नंबर इक्वल्स टू 0, 3 नंबर होता तो इंटू एक्स माइनस तीसरा नंबर इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से पक्का बात है कि यही आएगा, और ये हो गया आपका सेट बिल्डर, एक्स्ट्रा और कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं। तो इस वाले लॉजिक से आपके इसका एक और डिस्क्रिप्शन क्या हो सकता था, सोच के बताओ। d इज इक्वल्स टू, सोचना ध्यान से, x सच दैट x माइनस माइनस 2 क्या हो जाएगा +2, x माइनस 0 क्या हो जाएगा x, और x माइनस 2 क्या हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते थे, आया समझ। लास्ट वाले का बताओ 9 नंबर का, e इज इक्वल्स टू क्या 41 43 47 47। अब देखो इसको सोचने का भी 2 तरीका है, ध्यान से यदि आप थोड़ा सा पुश करोगे खुद को तो यू विल रियलाइज कि 40 से लेके 50 के बीच का सारा प्राइम नंबर्स लिखा होगा। सोच के देखो 41 42 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, 43 44 45 46 नॉट अ प्राइम नंबर, 47 अगेन अ प्राइम नंबर, 48 49 50 दे आर नॉट अ प्राइम नंबर। तो एक तरीका हो सकता है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 50, या फिर आप ये इक्वेशन वाला फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। क्या हो जाएगा बताओ, x सच दैट x माइनस 41 इंटू क्या x माइनस 43 इंटू क्या x माइनस 47 इज इक्वल टू, ठीक है क्लियर मेरे ख्याल में। अच्छा आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको ट्रिक बस समझा देता हूं कि आपको डील कैसे करना है, ठीक है ना। आपके पास में अंदर एक प्रॉपर्टी है और बाहर एक नंबर है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि जो प्रॉपर्टी है बोल रहा है ना, क्या बाहर वाला नंबर उसको सेटिस्फाई करेगा। अगर बाहर वाला नंबर अंदर वाले प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स कि उस नंबर को इस लिस्ट का पार्ट होना चाहिए, और यदि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट मीन्स कि वो इस लिस्ट का पार्ट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद में इन लोगों ने भी कुछ बोल रखा है, कहीं पे बोला है कि नहीं लिस्ट में नहीं है ये, कहीं पे बोला है कि लिस्ट में है। आपको बस ये जज करना है कि जो वो लोग बोल रहा है इज दैट राइट और इज दैट रॉन्ग, ठीक है। करते हैं ट्राई। देखो पहले वाले में रूल क्या है बताओ, थोड़ा ध्यान से लॉजिकली सोचना। रूल क्या है बताओ, x हैज एग्जैक्टली 2 पॉजिटिव फैक्टर्स।
अब आप सोचो कि 31 के कॉन्टेक्स्ट में क्या ये रूल वैलिड है कि वैलिड नहीं है? मेरे ख्याल में है। 31 इज अ प्राइम नंबर, इसका दो ही फैक्टर होगा, 1 और 31, बस, और तो कुछ नहीं होगा। तो क्या 31 इस रूल को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा? कर पा रहा है। और अगर 31 इस रूल को सेटिस्फाई कर पा रहा है तो 31 को लिस्ट का पार्ट होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? होना चाहिए था, लेकिन ये लोग तो मना कर रहा है। तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा? फॉल्स। देखो आया समझ के नहीं आया? ठीक है, कहें आगे बात करें। सेकेंड वाले में देखो, ये बोल रहा है कि x हैज एग्जैक्टली 4 पॉजिटिव फैक्टर्स, मतलब 4 पॉजिटिव फैक्टर हुआ तो अंदर जाएगा नंबर, और नहीं हुआ तो बाहर रहेगा। अब 77 के कॉन्टेक्स्ट में सोचो, 77 इज इक्वल टू क्या आएगा बताओ फैक्टर्स में? 1, 7, 11 और 77, एग्जैक्टली 4 फैक्टर आ रहा है। तो 77 को लिस्ट का पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। ये लोग क्या बोल रहे हैं? तो मतलब ठीक ही बोल रहे हैं। फिर आया समझ? नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर पे क्या बोल रहा है ये कि x such that the sum of all the positive factors of x is twice x। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नंबर आपका है उसका सारा का सारा फैक्टर्स आप निकालो और सारे फैक्टर्स का सम टोटल करो, एंड यू विल फाइंड कि सारे फैक्टर्स का सम टोटल हैज बिकम डबल ऑफ द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, व्हाट इज द नंबर हियर? 28 का फैक्टर्स बताओ मेरे को एक बार। 1, 2 और बोलो 4, 7, 14 एंड 20। एक बार सम टोटल करो तो कितना आ रहा? 56 आना चाहिए मेरे ख्याल। जोड़ के देखो आ रहा है। अब मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि 28 का जो खुद का फैक्टर्स है उन सारे को जोड़ देने के बाद में यू विल फाइंड कि 28 का ही क्या हो गया? डबल हो गया। अगर ऐसा होता है तब ये वाला नंबर अंदर होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो वो नंबर अंदर नहीं होना चाहिए। 28 के केस में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। तो 28 को अंदर होना चाहिए कि बाहर होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि अंदर है कि बाहर है? ठीक बोल रहा है मतलब। तो क्या हो जाएगा बताओ? ट्रू। आया समझ? पक्का? फोर्थ वाले का बताओ। सेम ही प्रॉपर्टी है शायद कि y विल गेट इनसाइड द लिस्ट इफ सम ऑफ ऑल द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ y इज इक्वल टू 2y। नंबर क्या दिया हुआ है इस बार? आप पहले फैक्टर्स का बात करें। 128 का फैक्टर्स क्या क्या होगा बताओ? 1, 2, 4, फिर 6 तो नहीं होगा मेरे ख्याल में। 8 का एक बार चेक कर लो ठीक से, हो रहा है? हो रहा है मेरे ख्याल में। तो 8 के बाद 12 से चेक करो, होगा? नहीं होना चाहिए। 16 से होगा शायद। बीच में और कोई नंबर है जिससे हो सकता है? सोचते जाओ। 9 से तो नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से भी नहीं होगा, 13 भी पक्का गया, 14 भी गया, 14 गया ना, हाँ 15 भी गया, 16 से हो जाएगा शायद। 16 के अंदर फिर सीधा शायद 32 ही आएगा, 32 के बाद में शायद 64 आएगा और फिर 128 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ के देखो डबल हो रहा है कि नहीं। हो रहा है क्या? मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। इसको छोड़ दो, इन दोनों का सम कितना होगा? 96 और 16 कितना हो जाएगा? 112 और 8 कितना हो जाएगा? 120 124 26 27, तो 127 ही हो रहा है। और इसको यदि जोड़ दोगे तो डबल से एक कम हो गया। आया बात समझ? 255 आ रहा है शायद। इसीलिए इसको उसका पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना तो नहीं चाहिए ऑफिशियली, लेकिन ये तो बोल रहा है कि है। मतलब सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है, फॉल्स। ठीक है, एंड लास्टली ये वाला 7747 बिलोंग्स टू t such that t is a multiple of 37। ये रूल बोलता है कि जो भी आदमी अंदर आएगा वो 37 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 37 से डिविजिबल होना चाहिए। लेकिन आप जब इसको चेक करोगे ना डिवाइड करके, तो ये फाइंड कि डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो अंदर नहीं जा सकता। अंदर बस वही जा सकता है जो डिवाइड हो सके, लेकिन ये तो बोल रहा है कि अंदर भी जाएगा और डिवाइड भी नहीं हो रहा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर मेरे ख्याल में? ओके, इनको देखो, छोटा सा ही है, आसान सा ही है, खत्म कर लेते हैं फटाफट। State which of the following sets are infinite or finite. In case of finite set, mention the cardinal number. Okay.
ये वाला फाइनाइट की इनफाइनाइट? थोड़ा फास्ट बताने का ट्राई कर। देखो टेक्निकली सॉल्व करके एक्स का आंसर क्या क्या आना चाहिए बताओ? 3, -3। लेकिन जैसे आप इस बात को ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको याद आना चाहिए अच्छा ठीक है ये रिजेक्ट हो जाएगा और एक्स इक्वल से क्या बचेगा आपके पास में 3 और कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर 1। ये फाइनाइट है और कार्डिनलिटी कितना होगा इसका 1। क्लियर मेरे ख्याल में? इसको सॉल्व करके आंसर क्या आएगा? एक्स इक्वल्स टू हाफ। लेकिन फिर जब इस बात को पढ़ोगे तो ये फील कि यार क्या हो गया, एक्स इक्वल्स टू कुछ नहीं आया, बात एक्स हाफ आया, लेकिन ये बोल रहा था कि हमको बस होल नंबर ही अच्छा लगता है, तो होल नंबर तो वो है नहीं। अब होल नंबर जैसा कोई सोल्यूशन है उसके पास, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा आपके लिए? नल सेट। और नल सेट अगर हो गया तो कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा आपका? 0। और नल सेट भी एक तरीके से फाइनाइट सेट ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो एक्स स्क्वायर -3x + 2 = 0। इसमें एक्स इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा बताओ? 2। 2 आदमी आया, ठीक है। लास्ट वाले का देखो x बिलोंग्स टू n एंड x इज अ प्राइम। नेचुरल नंबर के कलेक्शन में कितना प्राइम नंबर है? इनफाइनाइट। तो इसका तो कार्डिनलिटी बता ही नहीं पाएंगे, इनफाइनाइट, ठीक है। अच्छा वैसे टेक्निकली इनफाइनाइट सेट का कार्डिनलिटी होगा कितना? इनफाइनाइट ही होगा। नेक्स्ट नेचुरल भी है और ऑड भी है, ऐसा कितना आदमी है दुनिया में? इनफाइनाइट। इसका भी कुछ करना नहीं है, ऐसे छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट मंथ ऑफ अ ईयर हैविंग लेस देन 31 डेज, क्या क्या हो सकता है बताओ? जनवरी तो नहीं होगा, फेब, फिर मार्च नहीं होगा, अप्रैल, फिर मई नहीं होगा, जून, फिर जुलाई अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर छोड़ दो, नवंबर। कितना आया देखो? 7 की 5। कार्डिनलिटी ऑफ f इक्वल्स टू 5, ठीक है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट x बिलोंग्स टू इंटीजर और -3 से बड़ा होना चाहिए, तो ऐसा तो बहुत आदमी है दुनिया में, क्या हो जाएगा बताओ? इनफाइनाइट। नेक्स्ट x इज एन इंटीजर, ओके, एंड x का वैल्यू इन दोनों के बीच में होना चाहिए, ऐसा तो दुनिया में एक भी आदमी नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 नल सेट। कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा पीक? 0, चलेगा मेरे ख्याल में। नेक्स्ट देखो रियल नंबर और 0 से लेके 1 के बीच कितना होगा? रियल नंबर इनफाइनाइट। मैं समझाता हूं कैसे। सोचो 0 से 1 के बीच में अगर नेचुरल या इंटीजर या ये सब का बात करोगे ना तब तो 0 हो, लेकिन रियल का बात अगर करोगे तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 सब रियल है। और 0.1 पे भी क्यों रुकना है? 0.1 के आगे आप उसका अपना खुद का एक लड़ी स्टार्ट कर सकते हो, 0.11, 0.12, 0.13, फिर इसमें से भी किसी का भी ब्रांच स्टार्ट हो सकता है, 0.111, 0.112, 0.113, पर ऐसे करके देयर आर इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स दैट विल राइज बिटवीन 0 and 1। क्लियर मेरे ख्याल? इसका इनफाइनाइट हो जाएगा x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n इज नेचुरल नंबर, अगेन ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके बाद वाला सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो ये मैं समझाता हूं, आप ऐसा सोचो कि ये जो भी लाइन है इसको हम पिंक कलर से ऐसे बना लेते, चलेगा? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे पैरेलल कितना लाइन बना सकते हो, यहां गिनना, कितना हुआ बताओ? है क्या बोल रहे हो? कुछ भी गिनो, ध्यान से गिनो, ऐसे इनफाइनाइट नहीं बोलेंगे। समय थोड़ा कम है इसलिए मैं रुक जा रहा हूं, बाकी मैं पूरा भर सकता था उसको। तो ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा इसका भी? इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर लेस देन 100, तो 1 2 3 4 डॉट 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 99, और कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा इसका? n of t इक्वल्स टू 90। डन मेरे ख्याल में।
5 ही मिनट लगेगा, बहुत सिंपल। कौन एम्प्टी है और कौन सिंगल है ये बताना है आप। किसका जीवन खाली है और कौन अकेला चल रहा है, बताओ। इवन प्राइम नंबर ये अपने जीवन में सिंगल है। बाकी नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन दिस, इसके जीवन में काफी सुनापन है मेरे ख्याल में, एम्प्टी। फिर नेक्स्ट इंटीजर और -1 और 1 के बीच में सिंगल, मिंगल, एम्प्टी, क्या सिंगल, मतलब 0 है तो एक ही आदमी है बस। नेक्स्ट वावल इन द वर्ड आई, 1 मतलब सिंगल, सिंगल। नेक्स्ट x + 10 = 0, लेकिन ख्वाहिश देखो नेचुरल होना चाहिए तो एम्प्टी। नेक्स्ट, अच्छा ये खत्म है, ये सब एकदम बच्चा वाला काम, पढ़ लो एक बार देखो, एकदम बच्चा वाला काम। इसमें क्या बोल रहे थे, देखो जो एकदम शुरू में पढ़ाया था ना कि अंदर से कोई मसाला उठा के कंपैरिजन करोगे तो बिलोंग्स, और यदि बाहर का कुछ आवारागर्द उठा के कंपैरिजन करोगे तो डज नॉट बिलोंग्स। बस इसमें क्या है कि थोड़ा सा ना इन सब टाइप की चीज को लेकर सतर्क रहना आप, इसको प्रॉपर्ली रूसर फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर ले। तो फैक्टर ऑफ 4 कौन कौन हो जाएगा, 1, 2 और 4। आओ तो फटाफट करें। 4 और ए में क्या रिश्ता है बताओ, 4 है ना इसका पार्ट तो बिलोंग्स, 3 है इसका पार्ट कि नहीं, तो क्या बोलोगे, डज नॉट बिलोंग्स। सी में 9 है कि नहीं है, तो बिलोंग्स। 1 में बी, मतलब 1 में बी नहीं, बी में 1 है कि नहीं है, तो बिलोंग्स। और सी में 3 है नहीं, तो ये डज नॉट बिलोंग्स। देखो आया समझ, नहीं आया समझ, बहुत टफ था ये, माथा दुख रहा होगा दक्ष का तो स्पेशली दुख रहा होगा। चले आगे चलें, आखिरी ये भी वैसा ही है, आपको बस जज करना है कि राइट लिखा है कि रॉन्ग लिखा है। इसमें मैं बस एक बात बता दूं आपको कि बिलोंग्स बोलने के लिए अंदर आदमी जैसा था ना, बाहर भी वो वैसा ही होना चाहिए। अगर आदमी के साथ में कोई भी प्रकार का छेड़खानी हुआ, उसके चेहरे के साथ थोड़ा सा भी अगर उसको बदला गया, तो फिर ये बिलोंग्स वाला लॉजिक एप्लीकेबल नहीं होता। क्लियर मेरे ख्याल, बताता हूं कि मैं क्या मीन कर रहा हूं। देखो तो 3 है इसमें, तो ये जो बोल रहा है वो ठीक है, ओके। मैं राइट रॉन्ग बोल के लिख देता हूं, राइट मतलब ट्रू, रॉन्ग मतलब फॉल्स। ये वाला है इट्स ऑल राइट, मतलब 5 और 9 दोनों को देखो आराम से बढ़िया से। फिर इसमें देखो 8 उसका पार्ट नहीं है, तो जो ये बोल रही है ठीक ही बोल रहा है। 9 तो उसका पार्ट है, लेकिन ये बोल रहा है कि पार्ट नहीं हो, तो ये फॉल्स। सबसे इंटरेस्टिंग है 5 नंबर, ट्रू की फॉल्स, फॉल्स। देखो 3 A का पार्ट है, उसको लेकिन प्रेजेंट करने का तरीका ये होना चाहिए। 3 के आगे पीछे अगर आप ब्रैकेट लगा दोगे ना, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड सबसेट, जो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो ये फिर कुछ और ही हो जाता है, इसका इंटरप्रिटेशन, इसका एड्रेसर एकदम अलग तरीके से होता है। आया बात समझ। तो अगर 3 उसका पार्ट है तो बिलोंग्स बोलने के लिए बस अकेला 3 ऐसा होना चाहिए। दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेम गोज फॉर दिस, ट्रू के फॉल्स। इसका करेक्ट वे क्या होना चाहिए, 5,7 विदाउट एनी काइंड ऑफ पैरेंथेसिस बिलोंग्स टू बोलते तो ठीक। क्लियर, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। चलो आज के लिए